गलियारे में चर्चा आजकल प्रियंका गांधी की हो रही है। प्रियंका वायनाड सीट के उपचुनाव में मैदान कांग्रेस प्रत्याशी होंगी, उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर होंगी। अब खास बात यहां पर यह है कि प्रियंका के लिए ममता बनर्जी के प्रचार करने की खबर है। 2024 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश की जमीन पर कांग्रेस का अगर कमबैक हुआ तो इसमें राहुल से ज्यादा बड़ी भूमिका प्रियंका गांधी की मानी जाती है। चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ खटाई में पड़े गठबंधन को दुरुस्त करना रहा हो या ममता की नाराजगी दूर करना, कांग्रेस का भरोसा प्रियंका गांधी पर है। तो क्या गठबंधन चलाने से लेकर रणनीति बनाने तक कांग्रेस के भीतर प्रियंका का किरदार और असरदार होने वाला है? आखिर क्या खास फैक्टर है कि प्रियंका को राहुल की तुलना में एक एडवांटेज दिया जा रहा है? वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी। प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था। प्रियंका जी संघर्ष करो, प्रियंका जी संघर्ष करो। मैंने बिल्कुल ना सुना नहीं, मैंने कहा बस अब सक्रिय राजनीति में और संसद में होना ज़रूरी है उनका, खाली प्रचार के लिए नहीं। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड एंड ऑल आई विल से इज दैट आई वोंट लेट देम फील हिज एब्सेंस। करीब 1.5 दशक तक सक्रिय राजनीति से दूर रही प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए आखिरकार राजनीति का नया रास्ता प्रशस्त हो गया। प्रियंका केरल के वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी, यानी वो सीट जो राहुल गांधी ने ताजा लोकसभा चुनावों में जीतने के बाद छोड़ी। खुद राहुल गांधी ने वायनाड से प्रियंका की उम्मीदवारी का ऐलान किया। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। तो क्या प्रियंका जानबूझकर सक्रिय राजनीति से दूर रहीं? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा की पहली पसंद वायनाड ही था? सक्रिय राजनीति में आने में प्रियंका को इतना वक्त क्यों लग गया? प्रियंका गांधी वायनाड से लोकसभा का उपचुनाव लड़ने जा रही हैं। सूत्र बताते हैं कि प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी भी नजर आ सकती हैं। इससे पहले ममता राहुल गांधी के रवैये से नाराज होकर कांग्रेस से दूर हो गई थी, जिसके बाद में उन्हें मनाने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई थी, जिसमें वो कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं। क्या अब INDIA में प्रियंका गांधी का कद और ज्यादा असरदार होगा? पहली बार प्रियंका चुनाव लड़ने जा रही हैं। पहली बार प्रियंका केरल की वायनाड सीट से अपने लिए वोट मांगेंगे। ये अलग बात है कि चाहे रायबरेली हो या अमेठी, दोनों ही जगहों पर प्रियंका गांधी की कैंपेनिंग को कांग्रेस के विजय की मुख्य वजह माना जा रहा है। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि राहुल गांधी से महज 2 साल छोटी प्रियंका को राहुल गांधी के सांसद बनने के बाद अपनी सांसदी की दावेदारी पेश करने में करीब 2 दशक लग गए। पहली बार राहुल गांधी 2004 में अमेठी से सांसद बने थे, जबकि इसके 20 साल बाद प्रियंका वायनाड के लिए होने वाले उपचुनाव में पर्चा भरकर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। लेकिन जो लोग प्रियंका को जानते हैं वो प्रियंका की राजनीतिक क्षमता और तेवर दोनों को बखूबी पहचानते हैं। उन्हीं में से एक हैं पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था। उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए। बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दे करके तो प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है।
लेकिन फिर भी वो एक नई पारी की शुरुआत कर रही हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं। हालांकि 2004 में जब पहली बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे, तब प्रियंका भी उनके प्रचार अभियान में शामिल रही थी। अब सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा शुरू से ही राजनीति में नहीं आना चाहती थी, या फिर कुछ मौन सहमतियां थीं जो भाई राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए बहन प्रियंका ने दी। अगर देखें तो पहली बार प्रियंका ने चुनावी प्रचार अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए अमेठी में किया था। साल था 1989 का। इसके बाद 1999 में कैप्टन सतीश शर्मा के लिए प्रियंका ने शानदार रैलियां की। इसके बाद 2004 के आम चुनाव में प्रियंका अपने बड़े भाई राहुल गांधी के पहले चुनावी पारी में भी कैंपेनिंग के लिए मैदान में उतरी, जबकि 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर प्रियंका ने प्रचार किया। 1999 में सिर्फ एक दिन के लिए प्रियंका गांधी रायबरेली के चुनावी मैदान में उतरी थी कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन सतीश शर्मा के प्रचार के लिए, और वहां पर मंच पर से उन्होंने अरुण नेहरू पर जमकर प्रहार किया था और अपनी भाषण शैली से लोगों को बेहद प्रभावित किया। तब पहली बार प्रियंका गांधी में लोगों को इंदिरा गांधी का अक्स नजर आया था। इंदिरा गांधी के नजदीक रहे कांग्रेसी भी ये बात कहते हैं कि इंदिरा गांधी खुद भी प्रियंका को अपनी राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। 2015 में कांग्रेस के सीनियर लीडर माखनलाल पोतेदार ने अपनी किताब द चिनार लीव्स में इसका जिक्र किया था कि अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले इंदिरा ने बेहद भावुक अंदाज में प्रियंका के बारे में चर्चा शुरू की थी और भावी नेता के तौर पर प्रियंका की पहचान बनाने की बात कही थी। अगर देखें तो राहुल गांधी की तुलना में प्रियंका ज्यादा प्रभावशाली वक्ता और नेता के तौर पर देखी जाती रही है। कांग्रेस के भीतर भी उनके नेतृत्व को लेकर आवाजें उठती रही हैं, लेकिन प्रियंका ने राजनीति में अपनी औपचारिक एंट्री से हमेशा परहेज किया। क्या ये कोई दबाव था? पर किसका? जो भी हो, पर ये जरूर रहा कि चुनावों के दौरान रायबरेली और अमेठी में प्रियंका बेहद एक्टिव रही, फिर चाहे वो लोकसभा चुनाव रहे हों या फिर विधानसभा चुनाव। राजनीति क्या होती है, कौन बताएगा? मकसद क्या होता है उसका? सेवा होता है, समाज सेवा। जो शक्ति आपके हाथों में है वो आप किसी और को पकड़ाते हैं। किस लिए देते हैं उस आदमी को वो शक्ति? ताकि आपकी समस्याओं को हल करे, आपकी सेवा करे। ये हम सब आपके सेवक खड़े हैं। अगर देखें तो 2004 में जब राहुल गांधी की अमेठी लोकसभा सीट पर सांसद प्रत्याशी के तौर पर एंट्री हुई, तभी प्रियंका गांधी ने भी राजनीति में पहला मजबूत कदम रखा था। लेकिन तब भी प्रियंका ने कई संसदीय क्षेत्रों में रैलियां भर ही की और खुद को सिर्फ प्रचार अभियान तक ही सीमित रखा था। जबकि राहुल की तुलना में प्रियंका असरदार वक्ता है, उनकी लीडरशिप क्वालिटी दिखती है, लोगों से वो आसानी से कनेक्ट करती हैं, हाजिर जवाबी उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है और करीब 20 साल तक प्रियंका के पास संगठन के लिए काम करने का अनुभव है। प्रियंका की राजनीतिक हदें अमेठी और रायबरेली तक ही रहीं। विपक्षी दल ये भी आरोप लगाते रहे कि राहुल गांधी की आमद अमेठी में सिर्फ चुनावी बारिश में ही होती है, और इन आरोपों पर भी प्रियंका हाजिर जवाब रही। मैं हूँ बरसाती मेंढक, लेकिन राहुल नहीं है। मैं चुनाव के लिए आती हूँ, बिल्कुल सही। इसमें नकारने की क्या बात है? सबको मालूम है मैं चुनाव के संचालन के लिए आती हूँ, इसमें कुछ छुपाने की बात तो है नहीं। लेकिन ये भी सच है कि प्रियंका राजनीति के लिए खुद को मिसफिट बताती रही। हालांकि जब जब उनके एक्टिव पॉलिटिक्स के आने के बारे में पूछा गया, तब तब उन्होंने बातें घुमावदार तरीके से ही कही। I'm thinking about it.
when I feel that it is the correct time, whether it's 1 week from now or 3 years from now, 10 years from now, when it comes from inside me, I will do it. अभी अंदर से पूरा नहीं आया क्या? अभी आधा ही भरा है। नहीं, अभी अंदर से पूरा नहीं आया, क्या पता अगले हफ्ते आ जाए। तो क्या सही समय आ गया? आखिर क्यों अब प्रियंका गांधी वाड्रा को लगा कि यही सही समय है? और क्या वास्तव में प्रियंका गांधी का मन अभी ही एक्टिव पॉलिटिक्स में आने को लेकर बना है? उनका मन है उत्तर भारत में राजनीति करने का, उनका मन था उत्तर प्रदेश में ही रहने का, और उनसे अकेले में आप पूछोगे तो वो जरूर कहेंगी कि मैं उत्तर प्रदेश को छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन उनके बिना मन के वायनाड लड़ाया जा रहा है, बाई इलेक्शन में लड़ाया जा रहा है। अगर उन्हें लड़ाना ही था तो जनरल इलेक्शन में लड़ाते। अप्रैल 2014 में लोकसभा चुनावों के दौरान टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर सुर्खियां बनी थी कि 2014 के चुनाव में प्रियंका वाड्रा वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन तब कांग्रेस हाईकमान ने इसे नकार दिया था। दरअसल तब कांग्रेस करप्शन के आरोपों में घिरी थी। करप्शन के आरोपों के लपेटे में प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा भी थे और उन पर आरोप लगाने वाले थे दिल्ली के मिस्टर क्लीन केजरीवाल, जो फिलहाल कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं। रॉबर्ट वडेरा जी ने 2007 से 2010 के बीच में 3 सालों के अंदर केवल 50 लाख रुपए से 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। केवल 50 लाख रुपए से 300 करोड़ की प्रॉपर्टीज उन्होंने खरीदी हैं। उनको डीएलएफ ने 65 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। तो इसमें डीएलएफ को क्या फायदा हुआ? डीएलएफ ने ऐसा क्या किया? रॉबर्ट वडेरा ने डीएलएफ को क्या फायदा पहुंचाया? ये कई सारे प्रश्न हैं। हालांकि इस मामले में 2023 में रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट मिल गई। डीएलएफ लैंड डील में किसी तरह के सबूत नहीं मिले। प्रियंका के पति रॉबर्ट भी चाहते थे कि सक्रिय राजनीति में प्रियंका की भूमिका हो। प्रचार और कैंपेनिंग मैनेजमेंट के अलावा प्रियंका चुनावी राजनीति में भी उतरे। यही वजह है कि वायनाड से प्रियंका की दावेदारी तय होने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी बात कही। जब भी मेरे से पूछा गया कि आप सक्रिय राजनीति में कब भाग लेंगे, तो मैंने हमेशा बोला कि प्रियंका के संसद में भाग लेने पर, उनको सांसद के रूप पर देखने पर, उसके बाद मैं शामिल हो सकता हूं। पर इस बारी जब जो डिसीजंस बन रहे थे तो उसमें मैंने ज़रूर ज़्यादा मैंने बोला इस बारी कि नहीं, मैंने बिल्कुल ना सुना नहीं। मैंने कहा बस अब सक्रिय राजनीति में और संसद में होना ज़रूरी है उनका, खाली प्रचार के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि प्रियंका की एक्टिव राजनीति में एंट्री अभी ही हुई है। जनवरी 2019 में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव चुने जाने के बाद ही औपचारिक तौर पर प्रियंका वाड्रा की एंट्री सक्रिय राजनीति में हो चुकी थी। तब प्रियंका को पूर्वांचल का प्रभारी बनाया गया था। 11 सितंबर 2020 को उन्हें पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया। इसके बाद से प्रियंका लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में जमीन पर एक्टिव दिखी। 2022 के यूपी विधानसभा का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया। प्रियंका ने राहुल के साथ कांग्रेस के घोषणा पत्र को लॉन्च किया। घोषणा पत्र में युवाओं और महिलाओं पर फोकस किया गया। 40% टिकट महिलाओं को देने का वायदा किया गया। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा गूंजा, लेकिन कांग्रेस को यूपी में करारी हार झेलनी पड़ी। 2022 के विधानसभा चुनाव में 403 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 2 सीट ही कांग्रेस जीत पाई। हालांकि 2022 के चुनाव कांग्रेस ने बिना किसी गठबंधन के लड़ा था।
तब गठबंधन को लेकर प्रियंका का नजरिया दूसरा था। तो कई लोगों ने कहा कि कुछ भी करिए, इस बार गठबंधन मत करिए। मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ, हम सारी सीटों पर लड़ेंगे, अपने पद से लड़ेंगे। अगर 40% टिकट महिलाओं को मिलेंगे तो उससे भी ज्यादा टिकट हमारे संगठन के लोगों को मिलेंगे। हम आपको खड़ा करेंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 2024 के चुनावों में हाँ ना करते अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो इसके पीछे भी बड़ी भूमिका प्रियंका की ही बताई जाती है, क्योंकि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा की सफलता को लेकर अति आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनको लग रहा था कि कर्नाटक और तेलंगाना में बड़ा उलटफेर करने के बाद कांग्रेस अपने दम पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी सरकार बना लेगी। मध्य प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ चुकी थी। रही सही कसर कांग्रेस के बड़बोले नेताओं ने पूरी कर दी थी, जिससे अखिलेश बेहद चिढ़े हुए थे। उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया, और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस की बुरी तरह हार के बाद राहुल गांधी के न्याय यात्रा वाला सम्मोहन जाता रहा और फिर कांग्रेस को लौटकर गठबंधन की राह पर आना ही पड़ा, सभी शर्तों को मानते हुए। कहा जाता है कि राहुल और अखिलेश को साथ लाने में बड़ी भूमिका प्रियंका गांधी वाड्रा की रही। बहरहाल प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए अब एक नई पारी की शुरुआत है। प्रियंका गांधी के लिए कांग्रेस में बहुत पहले से ही फील्डिंग की जा रही थी, लेकिन वो इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार नहीं हुई थी। माना जा रहा है कि जिस तरह कांग्रेस का स्कोर 99 तक पहुंचा है और यूपी में कांग्रेस को संजीवनी मिली है, उसमें प्रियंका की समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन करवाने में भूमिका भी अहम रही है। कांग्रेस के अंदर खाने से खबर है कि प्रियंका की भूमिका सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रखी जाएगी, उन्हें पार्टी के भीतर कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। वायनाड से प्रियंका की दावेदारी के जरिए कांग्रेस एक साथ कई निशाने साधना चाहती है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती दक्षिण के दुर्ग को बचाए रखने की है। बड़ी मुश्किल से यूपी में मिली जमीन को भी हाथ से छूटने नहीं देना है। दक्षिण में बने रहने से राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में फिर से बेअसर होने का अंदेशा था। ये भी एक सच है कि राहुल की तुलना में प्रियंका अमेठी रायबरेली में ज्यादा कन्विंसिंग चेहरा है। जब वोट करने का मौका आता है तो बदलाव लाने का मौका होता है, और इस बदलाव का असर राहुल जी पे कम पड़ेगा, आप पे ज्यादा पड़ेगा। इन्होंने बात की मेरे परिवार की इज्जत की है, मेरे परिवार की इज्जत की बात नहीं है, आपके बच्चों के भविष्य की बात है। दक्षिण का मैदान प्रियंका के लिए नया है, जाहिर है एक नई चुनौती भी है, और क्या ये एक रिफ्लेक्शन भी है कि मुश्किल चुनौतियों को लेकर हाईकमान का भरोसा प्रियंका पर ज्यादा है, क्योंकि अमेठी को लेकर शंकाएं इस बार भी थीं। तब अटकलें ये भी थीं कि सोनिया गांधी के रायबरेली सीट छोड़ने के बाद प्रियंका को रायबरेली और राहुल को अमेठी से उतारा जा सकता है, लेकिन आखिरकार रायबरेली से पर्चा राहुल गांधी ने भरा और प्रियंका ने रायबरेली और अमेठी दोनों ही जगहों पर जोरदार कैंपेनिंग की। मेरी जो बहन है, कहां गई? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये जो मेरी बहन है, इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहाँ मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहाँ अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। 55 दिनों में प्रियंका ने 108 जनसभाएं और रोड शो किए।
इसके अलावा उन्होंने 16 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में भी प्रचार किया। इसमें से ज्यादातर सभाएं और रोड शो प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी में किए। हर दिन 2 से 3 जनसभाएं और रोड शो। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। वायनाड से अगर प्रियंका जीतती हैं तो उनकी जिम्मेदारी और कद में एक बड़ा इजाफा होगा, जमीन पर भी, संसद के भीतर भी। लेकिन क्या कांग्रेस की अंदरूनी चुनौतियां खत्म हो जाएंगी? सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस किसके फॉर्मूले पर चलेगी, किसकी बनाई रणनीति पर काम करेगी, पावर सेंटर किस तरफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।